तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव और 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आज इस खुशी के मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि तो मैंने सीरियल वाइज आप लोगों के लिए 4 लाइनें भी लिखी हैं। तो सबसे पहले जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप और हम सब भली भांति जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन भी है। और हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस दुनिया में कोई भी भारतीय जहां भी रह रहा है उन सभी के लिए आज जो बहुत खुशी का दिन है। और हो भी क्यों ना, आज हम अपने महान भारतवर्ष की आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत से महापुरुषों ने अपनी जी जान लगाकर संघर्ष किया और बलिदान भी दिए। महापुरुषों के इस कर्ज को ना तो कोई चुका पाया है और शायद ना ही कोई चुका पाएगा, लेकिन हमारे दिल में उन महापुरुषों के लिए एक सर्वोच्चता, उनके लिए एक अधीनता और उनके आदर्शों का पालन करना ही शायद उनके कर्ज को चुकाने जैसा एक छोटा सा कार्य होगा। तो चंद लाइनें सबसे पहले मैं उन महापुरुषों के लिए और आपके सामने और अपने देश के तिरंगे की शान में समर्पित करता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। कि तूफानों से, ये लाइनें जो है आप गंभीरता से समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत ही अपने हस्तलिखित और सोच विचार कर ये जो लाइनें हैं, कहीं से कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं है, मैंने खुद ही इनको स्वलिखित किया है। तो आप इन लाइनों को बड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करना कि कहां पर किस शब्द का मतलब क्या कहा जा रहा है। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, स्वयं तैर कर दरिया पार करो। कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से तैर कर दरिया पार करो। और उनको उनका रंग मुबारक, उनको उनका रंग मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। उनको उनका रंग मुबारक, हमको मुबारक अपना सुलूक। हम फूलों की साख तरासें, हम फूलों की साख तरासें, तुम चाकू पर धार रखो। हम फूलों की साख तरासें और तुम चाकू पर धार रखो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अपने संघर्ष से और अपनी मेहनत से तैर कर दरिया पार करो। तो गौर फरमाइए, फूलों की दुकानें खोलो। फूलों का यहां पे जो फूल वर्ड यूज किया गया है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करना अपने माइंड में। इस फूल शब्द का जो मतलब है वो कहां जोड़ा जा रहा है। कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो और खुशबू का व्यापार करो। हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहां पर सबसे बड़ा ताना क्या है? सबसे बड़ा ताना ये, इसको 4 साल हो गए पढ़ाई करते, ये कुछ नहीं कर रहा, फलाने का लड़का नौकरी ले लिया। सबसे बड़ा ताना इस समाज का वर्तमान में ये है। लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, हमें उनसे डरना नहीं है, क्योंकि तुम और हम भली भांति जानते हैं। मेरी 4 लाइनें यहां पे लिखी हुई हैं कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा।
कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। उन लोगों को बता देंगे हम एक दिन, जो हम लोग हमको ताना देते हैं, उनको उनका जवाब हम मुंह से नहीं देंगे, उनको जवाब देगी हमारी कलम, उनको जवाब देगी हमारी मेहनत, और उनको जवाब देगा हमारा संघर्ष। तो खूब कहा है कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। थक हार कर मत रुकना, थक हार कर मत रुकना है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि हमारे पास हमारी लाइन में एक दिन और एक टाइम ऐसा आता है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम एक टाइम जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। मानो हमारा कोई सपोज दैट पेट का ही एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम में से कुछ लोग उसमें जी जान लगा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, और फिर भी हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमें थक हार कर रुकना नहीं है। हमारी मंजिल वो नहीं है, हमारी मंजिल क्या है वो हमें मालूम है। हमारी मंजिल क्या पेट है? मानो हमारी मंजिल, अपने माइंड में एक सेट भी कर लो, क्या हमारी मंजिल सरकारी नौकरी है? हमारी मंजिल वो सरकारी नौकरी नहीं है जो हमारी लग गई। हमारा लक्ष्य, सबसे पहले तो हमें हमारा लक्ष्य पता ही होना चाहिए। उसके बीच में अगर हम किसी मोड़ पर रुक जाते हैं तो एक मंजिल है वो। उसी के लिए कि तू थक हार कर मत रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हमें थक हार कर रुकना नहीं है, अपने कर्मों को करते चले जाना है। तो आगे चलते हैं कि फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो और खुशबू का व्यापार करो। अगर देश और तिरंगे के प्रति, अगर अपने देश और अपने तिरंगे के प्रति मोहब्बत खता है, अगर अपने देश और अपने तिरंगे के प्रति ये मोहब्बत खता है, तो ये खता एक बार नहीं, तुम 100 बार करो। तो आगे बढ़ते हैं कि सूरज, सितारे और चांद, आपके समय में, आपकी इस लाइन में, कंपटीशन वाली में, एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोग हाथ खड़े कर देंगे। माँ बाप भी हम लोगों को कब तक पैसा देंगे? ये आज की गवर्नमेंट और आज के समाज पर आधारित है कि हमारी नौकरी कब लगती है, ये हम पर आधारित नहीं है। मानो हम में से ही कुछ लोग जी तोड़ मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसमें हमारी कमी नहीं है, इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, हम अपनी मेहनत परिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इसमें कमी है तो कहीं ना कहीं उन गद्दार लोगों की, कुछ पॉलिटिशियंस की और कुछ हमारे समाज की भी। यदि आप अपना काम 100% तरीके से कर रहे हैं तो आपको आपकी सफलता मिलना एक दिन निश्चित है, चाहे वो भले ही देर से मिले। तो जब हमारे साथ कोई नहीं रहेगा कि सूरज, सितारे और चांद मेरे साथ में रहें, सूरज, सितारे और चांद मेरे साथ में रहें, जब तक तुम्हारे हाथ किताबों में रहें, जब तक तुम्हारे हाथ किताबों में रहें, कि शाखों से टूट जाएं, शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से, शाखाओं का मतलब समझ रहे हो? शाखाओं का मतलब आप कांटेक्ट करना, बड़ी गंभीरता से मेरी ये लाइनें सुनना, कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। उन आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। कभी महक की तरह, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। इस कविता को समझने की कोशिश करना। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां क्या हमें खाक रोकेंगी? ये कैंचियां क्या हमें खाक रोकेंगी? उन्हें बता दो कि हम पैरों से नहीं, अपने हौसलों से उड़ते हैं। लवें दियों की हवा में उछालते रहना। इस लाइन को बड़ी गंभीरता से समझना कि लवें दियों की हवा में उछालते रहना। इन लाइनों को अपनी जो स्टडी है, अपनी जो किताबें हैं,
और हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो मेहनत है, और जो हमारी समाज की जो गालियां हैं जो हमको लगती हैं प्रतिदिन, हर एग्जाम के रिजल्ट के बाद जब हम विफल होते हैं तो वो गालियां जो हमको लगती हैं उनसे कांटेक्ट करके सोचना। ये लाइनें वहां पर जुड़ी हुई हैं पूर्ण रूप से कि लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवें दियों की हवा में उछालते रहना और गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। हम नूर बन के जमाने में फैल जाएंगे एक दिन। हम नूर बन के जमाने में फैल जाएंगे एक दिन। उनसे कह दो कि तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। तो ये जो 4 लाइनें हैं, आप लोगों की मेहनत, आपके संघर्ष, आपके उस पॉजिटिव टाइम और हमारे महापुरुषों, हमारे देश के प्रति ये लाइनें मैं उनको समर्पित करता हूं। इससे आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 का वो स्वतंत्रता संग्राम, जिसके बारे में भली भांति जानते हैं, खूब अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि 1857 का वो स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी की विदेश से वापसी, देश को फिर से सत्याग्रह की शक्ति की याद दिलाना, ये क्या है? हमारे देश के सारे आंदोलन हैं जो हमारे महापुरुषों ने अपने लिए नहीं किए, अपने देश के प्रति किए हैं, अपने देश के आने वाले फ्यूचर के टाइम के लिए किए हैं, जिसका हम लुत्फ आज उठा पा रहे हैं। कि लोकमान्य तिलक जी का पूर्ण स्वराज का अभियान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च और दिल्ली चलो का नारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो संघर्ष और उनकी पत्नी का वो बलिदान, भला कौन भूल सकता है? क्या आप और हम में से इन सारे आंदोलन को कोई भूल सकते हैं? भारत को आजादी दिलाने के लिए ये महापुरुष ही नहीं बल्कि ऐसे और अन्य महापुरुष भी हैं जिनका नाम यदि मैं यहां पर खड़े होकर आप लोगों से शाम तक लेता रहूं तो वो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें महापुरुष ही नहीं, हम और आप जैसे कुछ पुरुष, महिलाएं और युवाओं ने असंख्य तपस्याओं में बलिदान दिया, जिनकी हमारी हिस्ट्री में और हमारे गूगल पर कभी कोई लिखित में बात ही नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसे भी लोग उस आज़ादी में मारे गए, करोड़ों लाखों, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आज इस खुशी के पर्व पर एक छोटी सी परिभाषा अपने देश की जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। समझ रहे हो इस लाइन को? कौन? नल्ला पाकिस्तान, वो हमारा ही तो बच्चा है, हमसे ही अलग हुआ है और आज हमारे ही सामने खड़ा हुआ है कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। क्या हमारे भारत देश ने कभी भी अपनी तरफ से पाकिस्तान पर कभी कोई वार किया है? कभी नहीं किया है। फिर भी वहां पे जो लोग हैं, वहां जो हिंदू हैं, वहां पे जो मुस्लिम हैं, यानी कि सारे जो महिला पुरुष हैं, उनको हम अपनी जान कहते हैं। इस दुनिया में जहां भी लोग हैं, क्या वो हमारी जान नहीं है? क्या वो हमारे देश की जान नहीं है? क्या वो लोकतांत्रिक नहीं है? तो हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अपने देश की सेवा करनी है तो अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमारे देश के प्रति जो सम्मान था आज वो हो चुका है। तो अब हम जो बातें करेंगे वो अपने समाज से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपने परिवार से और अपनी संस्थाओं से जो रिलेटेड हैं वो सारी बातें अब जो हम करेंगे कि हमारे महापुरुषों की तरह यदि हमें भी क्या करना, हमारा जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि हमारी सरकारी नौकरी ही लग जाए। हम सरकारी नौकरी भी इसलिए लगाना चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप की, अपनी और अपने समाज को आगे लेकर चलें, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, जो हम लोगों से बहुत पीछे रह चुके हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि सबसे पहले तो हम अपना रोजगार लें। मानो यदि हमारे पास रोजगार आज नहीं है तो क्या हम अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं? उसको साथ लेकर चल सकते हैं? मानो हम तन से कर देंगे, लेकिन समाज की सेवा में धन की भी आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास धन नहीं है, अभी हम स्टूडेंट हैं, वो हम धन कहाँ से लेकर आएंगे? तो सबसे पहले हमें खुद को बनाना है। यदि हम खुद को बना लेते हैं तो हमारा परिवार बन जाएगा और उसमें से भी थोड़ा बचाकर हम अपने समाज में से अगर एक व्यक्ति की भी सहायता करेंगे तो हमारा समाज बहुत आगे निकल जाएगा। और इस दोस्त को
इस देश को ये मत सोचना पॉलिटिशियंस आगे लेकर जाएंगे, पॉलिटिशियंस हमारे देश को पीछे लेकर जाते हैं। आज हम बेरोजगार बैठे हैं, वो उसकी सबसे बड़ी कमी पॉलिटिशियंस ही हैं। तुम और हम लोग भली भांति जानते हैं कि लेखपाल में लाखों पद खाली पड़े हैं, पुलिस में भी लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। तो इनकी मास्टर प्लानिंग पहले से चली आ रही होती है कि ये चीज़ उस टाइम पे निकलेगी, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा उन लोगों को मिलना है, हमें तो कोई फ़ायदा मिलना ही नहीं है, हमारा तो नुकसान और हो जाता है। मानो हमने 2 साल तो मेहनत कर ली, ग्रुप डी का पेपर जब एग्जाम आया था, एनटीपीसी का जब एग्जाम आया था, फॉर्म अप्लाई हो रहे थे तो बच्चे खूब लग गए थे, 1-1 साल तो खूब मेहनत की, उसके बाद सब ठप। हमारी तो पढ़ाई और लॉस हुई, लेकिन फ़ायदा कौन उठाता? पॉलिटिशियंस। तो सबसे पहले हमें एक रोजगार लेना है। देखो, हमारी एक संस्था है जिसे आप ओवरटेक लाइब्रेरी कहते हैं। हमारा जो अब सेंटर चालू होने वाला है आज से, ओवरटेक स्टडी सेंटर, हम यहाँ पर कंपटीशन की जो क्लासें भी चलाएंगे। यहाँ पर आपको शुरू से ही, जब हमारा सेंटर पर पहली बार, इससे पहले मैं दिल्ली पढ़ाता था, उससे पहले अयोध्या, जो मेरी वीडियो यूट्यूब पर जो कुछ पड़ी हुई हैं ऑनलाइन वाली, वो सारी की सारी दिल्ली स्टूडियो की हैं। वहाँ जैसा ऐसे सेटअप कर रखा था, वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास का, लेकिन कुछ कमियों के कारण और कुछ परेशानियों के कारण वो बीच में बंद हो गया। शायद अब वो परेशानियाँ ना आएँ, क्योंकि मैंने भी आप लोगों के चलते संघर्ष किया। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग करने के बाद में मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिकल परेशानियाँ आईं कि मैं उनको सहन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उस इंजीनियरिंग का थोड़ा सा फ़ायदा उठाकर अपनी एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की, जहां मेरा डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ था मैकेनिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर। वहां मेरी शुरुआती सैलरी 16,900 रुपये थी। मात्र 16,900 रुपये में मैंने लगभग 20 महीने काम किया। मात्र 16,900 रुपये में कोई दिल्ली रहता है किराए पर, अपना खर्चा चलाता है, एक बाइक लेती मैंने, उसकी किस्तें भरता हूँ, घर पे भेजता हूँ, कमेटियाँ भरता हूँ, मतलब 16,900 हज़ार कम ही पड़ जाते थे हर महीने। कितना भी मैनेज बैलेंस करके चलो, उनको हर महीने कम पड़ जाते थे। लेकिन उन परेशानियों को जब जैसे लड़ते गए, आप उस फील्ड में हो, लड़ते चले जाओगे, सीढ़ी नुमा आगे बढ़ते चले जाओगे, तो कब तक लड़ेंगी? परेशानियाँ भी हमसे एक दिन परेशान ही हो जाएंगी, इसके पास तो आना ही बेकार है। तो आज मैं इस मुकाम पर जो खड़ा हूँ, उसी असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट की वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने इस संस्था में 5 लाख रुपए लगाए, और अभी इसमें और भी काम बाकी है। हमारी फरवरी में जो एसी वगैरह लगेंगी, सीसीटीवी वगैरह लगेंगे, उसमें भी लगभग 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा पूरा है। 25-30 हज़ार रुपये सीसीटीवी में और 1 लाख रुपए की 2 डबल एसी। तो उसको भी हम आगे लेकर चलेंगे। उसके लिए क्या है, आप लोगों को भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, और हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो किताबें चाहिए लाइब्रेरी से आप ले ही सकते हो। एनीबडी, कोई भी बुक चाहिए, अगर लाइब्रेरी में उस चीज़ की डिमांड हो रही है तो मैं वो बुक आपको खरीद कर ला कर दूंगा। और बाकी की हमारी जो क्लासें चलेंगी वो डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव भी चलेंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ आप यहीं बैठ कर पढ़िए, यहाँ पढ़ोगे फीस देनी पड़ेगी, यूट्यूब पे पढ़ोगे बिल्कुल फ्री सर्विस है। आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो। मैं किसी बच्चे से ये भी नहीं कहता हूँ कि हमारी लाइब्रेरी में ही आकर बैठो तुम। भाई सीधी बात, तुम अपने पैसों के साथ कंप्रोमाइज कर लो, माँ बाप के साथ कंप्रोमाइज कर लो, पढ़ाई के साथ कभी किसी से मत करना। पढ़ाई मेरी सगी नहीं है और आपकी भी सगी नहीं है। आप जो पैसा लेकर आ रहे हो वो मैं भली भांति जानता हूं कि मैं जो आप जो पैसे लेकर आ रहे हो फीस जमा करने के लिए, वो आपके माँ बाप कैसे दे रहे हैं, क्योंकि उन परेशानियों से मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ निकले हुए। मैं उनसे अभी गुजर कर ही आ रहा हूं, और अभी तक गुजरा हूं मैं पिछले 1 साल तक, समझ रहे हो। तो मुझे पता है आप फीस कहां से लाते हो। अपनी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज कभी भी किसी भी टीचर से मत करना, किसी भी सलाहकार से मत करना। यदि आपको यहां पर अच्छा लग रहा है तो पढ़ना। आपको कोई परेशानी दिख रही है, उसकी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार शिकायत करो। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो भली भांति ये आपके लिए बेहतर होगा कि ये संस्था छोड़कर आप दूसरी में जाओ, क्योंकि आपकी 1 भी मिनट खराब होती है। 1 मिनट का मतलब 1000 स्टूडेंट 1 मिनट में आगे निकले आपसे। आज के कंपटीशन में अगर हम 0.1 मार्क से पीछे रह जाते हैं तो 1000 स्टूडेंट हमसे आगे हैं। 0.1 का मतलब हम छोटी सी बात में ये लाइन में कह तो देते हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया। दरअसल आप 1 नंबर से नहीं रहे, आप लगभग 50 से 60 स्टूडेंट से पीछे रह गए मात्र 1 नंबर से। 1 नंबर लाने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ जाती है, समझ रहे हो। तो सबसे दूसरी बात ये रोजगार की बात होगी। दूसरी बात, हमें कुछ अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेगी।
मानो हम अभी हमारी लाइब्रेरी का जो खर्चा आ रहा है 2.5 रुपये पर डे आ रहा है, 2.5 रुपये पर डे आ रहा है। वो 2.5 रुपये आप मैनेज करना सीखो। मैं आप लोगों से 500 रुपये ले रहा हूँ, लगभग 2.5 रुपये ही पड़ रहे हैं, 2 रुपये पड़ रहे हैं शायद, 2 तिया 600 हो गया, 2 रुपये पड़ रहे हैं आप पे। वो 2 रुपये आप मैनेज करना सीखो। मानो हम 10 रुपये की चाउमीन भी खा लेते हैं, उस टाइम हमने नहीं देखा 10 रुपये की चाउमीन हो गई, लेकिन वो 10-10 करके जब हम ऐड करते हैं तो बहुत आगे निकल जाता, हमारा जो बजट है वो बहुत बिगड़ जाता है पीछे जाकर। और 4 लाइनें उन लोगों के लिए जो आपको ताना मारते हैं, अगर उनको जवाब देना ही है तो हम किस तरीके से देंगे कि अभी गनीमत है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम अपने संघर्ष में लगे हैं भाई, अभी तो हम आपसे कुछ कह ही नहीं सकते, आपको भला बुरा जो कहना है वो कह लो, कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लवालब भरा नहीं हूं। ये जो लाइनें हैं ये मेरी स्वलिखित नहीं है, ये जो लाइनें हैं ये हमारे एक फेमस जो कवि हैं उनसे मैंने ली हैं कि अभी गनीमत है। और मेरा मेन मकसद यही था कि इन 4 लाइनों को आपसे रूबरू करवा सकूं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लवालब भरा नहीं हूं। हम कितनी भी पढ़ाई कर लें 100% तो कभी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। मेरा मानना यह है कि यदि हम अपने सिलेबस में से मात्र 70% भी तैयार कर लें तो शायद हम उस लायक हो जाते हैं कि उस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लवालब भरा नहीं हूं। वो जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, वो जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कह दो अभी मैं मरा नहीं हूं। इन लाइनों को अपनी किताबों से, अपनी जीवन शैली से जोड़कर देखना, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है ताकि ये हमारे YouTube चैनल पे जाए, आप सुने, हम सुने, बार बार सुने इस वीडियो को। और ये वीडियो मैं आप सबको दूंगा। ये वीडियो आपको उन लोगों तक जरूर पहुंचानी है जो हम लोगों को ताना मारते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमें उल्टा सीधा कहते हैं। और ये वीडियो नहीं, हमारा संघर्ष देगा उनको जवाब, हमारी मेहनत देगी उनको एक दिन जवाब कि वो जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं उनसे कह दो अभी मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिट जाएगी नस्ल इसकी। समझना इस बात को, जोड़कर देखना। वो कह रहा है कि कुछ दिन में मिट जाएगी नस्ल तेरी, उसकी आदत है, उसकी आदत है उसकी आदत। डरा रहा है, हमें क्या कर रहा है? डरा रहा है कि वो कह रहा है कुछ दिन में मिट जाएगी नस्ल तेरी, उसकी आदत है। डरा रहा है फितरत मेरी, है फितरत मेरी, डरा नहीं हूं और डरूंगा भी नहीं। बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए। समझ लो, जहां हम डर गए, जहां हम भैके कि हमने 4 एग्जाम की मेहनत करी, 4 एग्जाम के लिए लड़े हम और वो चारों में से एक भी एग्जाम नहीं निकला, तो याद रखना कुदरत के पास देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी। और 2 लाइनें आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कि वो नशा कहां है तेरे बाबू सोना में, वो नशा कहां है तेरे बाबू सोना में, वो नशा कहां है तेरे बाबू सोना के प्यार में, जो नशा है इस तिरंगे की शान में। तो जय हिंद दोस्तों।